डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ई कैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें एक और डिस्कशन के साथ मैं आज आपके साथ आया हूं। लेट्स सी द क्वेश्चंस ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फास्टिंग इफ नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। याद रखें, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रिपीटली टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है कि आपने एक 4 लेटर कोड बनाना है। बेसिकली लेट्स सी कि यहां पर मैं एक 4 पोजीशंस को मेंशन कर रहा हूं, 4 लेटर कोड मैंने बनाना है। अब जो मैंने कोड बनाना है उसमें मैंने अल्फाबेट्स कौन से यूज करने हैं, जो FASTING फास्टिंग के जो अल्फाबेट्स है वो आपने यूज करने हैं। ठीक है जी। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होगा। मतलब जिस लेटर को किसी भी पोजीशन पे एक दफा यूज कर लिया जाएगा तो उसको दोबारा रिपीट या यूज नहीं किया जा सकता। अब आपने इसको यूं देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ देखेंगे। फास्टिंग में आपके पास 7 लेटर्स हैं। ये जो कोड की फर्स्ट प्लेस है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने की ऑप्शंस कितनी हैं, तरीके कितने हैं, वेज कितने हैं, तो आप कहेंगे कि वी आर हैविंग 7 ऑप्शंस, 7 वेज, जो कि फास्टिंग के नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज। अब आपने सोचना है कि इन 7 में से कोई एक अल्फाबेट तो आपने यहां पर यूज कर लिया है, जो भी किया है कोई एक आपने यूज कर लिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जिस अल्फाबेट को आपने यहां पर यूज किया है उसको अब आप सेकंड प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेटर नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं हो सकता। अब आप सोचें कि जो सेकंड प्लेस है हमारे पास, उसको फिल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कितनी बचेंगी स्टूडेंट्स? अल्टीमेटली वो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, यानी एक ऑप्शन कम हो जाएगी। अब आप देखें कि 6 ऑप्शन में से किसी एक को तो आपने, किसी एक अल्फाबेट को तो यहां यूज किया है ना आपने। अब जिसको आपने सेकंड प्लेस पे यूज कर लिया है उसको अल्टीमेटली आप थर्ड प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। लिहाजा थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज एंड सेम केस विद द लास्ट वन, के आखिरी जो प्लेस आप देख रहे हैं इसको फिल करने के लिए फिर आपके पास कितने वेज आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 4 आ जाएंगे। हर दफा आप एक काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आप लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। अब आप सोचें कि ये क्वेश्चन अगर आता कि आप लेटर को रिपीट कर सकते हैं तो फिर उस केस में आप एक एक ऑप्शन को कम ना करते, बल्कि फर्स्ट प्लेस को भी 7 वेज में, सेकंड को भी 7, थर्ड को भी 7 और फोर्थ को भी 7 करते। अगर उसने आपसे कहा होता कि लेटर को रिपीट किया जा सकता है, फिलहाल नहीं करना, तो आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि इन सब ऑप्शंस को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखें, 4 5 20, 20 into 6 becomes 120। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट 840। ऑप्शंस पर आ जाएं तो फिर बीटा इसका आंसर बन रहा है। तो दोनों बातें मैंने बता दी हैं कि आपने लेटर को रिपीट नहीं करना तो इस तरीके से करेंगे, और अगर रिपीट करना हो तो फिर 7 into 7 into 7 into 7, दैट becomes 7 raised to power 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 60 पास्ड इन फिजिक्स और उसके बाद 50 केमिस्ट्री, ठीक है जी, एंड 20 वर फेल्ड। 20 जो है वो पास नहीं हुए इन बोथ, दोनों में फेल हो गए, दोनों में पास नहीं हुए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, इन बोथ सब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। बता ही रहा हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन ई कैट के टेस्ट में जरूर आता है, और ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा आपको बताता हूं कि वेन डायग्राम के साथ सॉल्व करें तो ये एक इजी मेथड, एक ट्रिक बन जाता है। मतलब मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है स्टूडेंट्स वो ये है कि आप लोग वेन डायग्राम बनाया करें। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है जी। अब आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपके पास 2 ग्रुप्स हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो पास हो गया फिजिक्स के अंदर, तो हम एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से। पी लिख देता हूं मैं, पी मींस फिजिक्स, ठीक है जी, रफली आपने बनाना होता है। और इसमें कितने स्टूडेंट्स पास हो गए जी? 60 पास हो गए फिजिक्स के अंदर। दूसरी बात है कि 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि पास हो गया किसमें? केमिस्ट्री में। हम सी यूज करें केमिस्ट्री में, और यहां पर स्टूडेंट्स कितने आ गए? 50 आ गए। राइट। अच्छा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके समझने वाली वो ये है कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए बल्कि दोनों में फेल हो गए। याद रखें, क्वेश्चन में आपने बताना क्या है? पास्ट। क्वेश्चन में आपने बताना है जो बच्चे पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। गौर के साथ बात को समझें कि अगर आपने ये बताना है कि जो बच्चे पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स वो है पास्ट स्टूडेंट्स की। पास्ट स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बनेगी। आपने पास्ट में से बताने हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। अब आपने समझना यह है कि जो 20 बच्चे फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में,
ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी पॉपुलेशन ही नहीं है। हम तो बताना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो समझाना ही चाह रहा हूं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स जो दोनों में फेल हुए हैं, ये इस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपके पास पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? टोटल पॉपुलेशन का साइज है 100। तो बताना आपको ये चाह रहा हूं कि हम एक काम करेंगे, हम 100 स्टूडेंट्स में से 20 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 80। गौर से देखें, अब आपकी जो पॉपुलेशन इस क्वेश्चन में वो 100 नहीं है, बल्कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 80। क्योंकि 80 स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो बहरहाल पास होने वाले बच्चे हैं। फेल होने वाले जो बच्चे हैं 20, वो हमें नहीं चाहिए और वो हमने उसमें से माइनस कर दी। तो ज़हन में रखें, अब आपकी पॉपुलेशन का साइज 100 नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन साइज आपका 80 है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। वापस आए इसकी तरफ, तो बात ये होगी कि जनाब फिजिक्स में जो बच्चे पास हुए 60 हैं, केमिस्ट्री वाले 50 हैं। आपने बताना है बोथ सब्जेक्ट्स। अब बोथ को यहां कहां देखेंगे? मैं हमेशा समझाता हूं कि बोथ होता है यहां पर ओवरलैपिंग रीजन। तो ये रीजन जो आपको नजर आ रहा है दरमियान में, जो दोनों में आ रहा है, ओवरलैप्ड कहते हैं, ये इसमें बोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इस रीजन के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। वो बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं वो इस रीजन में फॉल कर रहे हैं, लिहाजा हम इसका नाम रखते हैं एक्स। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, चलें मैंने एक्स रख दी, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। अब आपसे मैं हमेशा एक बात करता होता हूं और वो बात मैं ये करता हूं कि देखें फिजिक्स में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, वो कितने हैं? यहां पर सारे आपको नजर आ रहे हैं 60। लेकिन मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फिजिक्स पास हुए हैं? ओनली फिजिक्स पास हुए हैं। अब आपको मेरी बात समझ आती है कि फिजिक्स में पास होना और ओनली फिजिक्स में पास होना, इनमें फर्क है। फर्क हमेशा समझाता हूं, फिर दोबारा समझा देता हूं आपको कि यहां पर ओनली फिजिक्स में पूछ रहा हूं आपसे, तो ओनली फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, ओनली फिजिक्स, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये सारा सर्कल जो आप देख रहे हैं ये फिजिक्स का है। लेकिन ओनली फिजिक्स का जो है वो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं। कितने हैं ये सारे? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि टोटल सारे कितने हैं? ये वाले, ये टोटल सारे हैं 60। तो 60 में से किसको माइनस कर दें? ये x को, कॉमन को। तो ये जो बच गए स्टूडेंट 60 माइनस x, ये कौन से वाले हैं? ये ओनली फिजिक्स वाले हैं, ओनली फिजिक्स। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो कितने हैं? आप कहते हैं केमिस्ट्री में पास हुए हैं 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं बताएं ओनली केमिस्ट्री, तो बात समझ आ गई, क्योंकि अब बात डिफरेंट हो गई। बात डिफरेंट क्या हो गई है? ओनली केमिस्ट्री वाले कौन से होंगे? मैं फिर बता देता हूं, ये मैं शेड कर रहा हूं। अब ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो ओनली केमिस्ट्री वाले। भाई कितने हैं आप बता देंगे? अब आप बता देंगे कि ओनली केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 50। और 50 में से आप किसको माइनस करेंगे? इस x को। तो बाकी जो बच जाएंगे वो कौन से बच्चे होंगे? स्टूडेंट्स होंगे ओनली केमिस्ट्री। तो ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब कंक्लूड कर रहा हूं सारी बात को। कंक्लूड ये कर रहा हूं कि देखें आपके पास ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री और जो दोनों में पास हुए हैं, ये तीनों चीजें आपके पास आ गई हैं। तो कंक्लूड हम यहां पर ये करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलें इसको जरा लिखें। आप कहते हैं ओनली फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं वो कितने हैं? 60 माइनस एक्स प्लस। अच्छा जी, ये दरमियान में कौन से हैं? जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, और ये कितने हैं? एक्स। यही हमने फाइंड आउट करना है। प्लस ओनली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स कितने हैं यहां पर? आपने फाइंड आउट किए, दैट इज 50 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये सारे इक्वल किसके होंगे? जब आप इन सारों को सम करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे टोटलिटी के, टोटल पॉपुलेशन। और टोटलिटी कितनी, मैंने बड़े आपको पहले ध्यान से बताई कि पॉपुलेशन जो यहां पर है वो आपने 100 नहीं लेनी, बल्कि ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दी कि पॉपुलेशन पासिंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहां पर कितनी ली जाएगी? 80 ली जाएगी। अब बताने में, समझाने में इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपने इस ट्रिक के साथ चलेंगे तो हार्डली 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। कि आप फौरन से पहले क्या करते हैं? 60 माइनस एक्स करेंगे, 50 माइनस एक्स करेंगे, प्लस एक्स करेंगे, इक्वल कर देंगे 80 के, दैट सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगी। और यहां से आप इसको सॉल्व करें तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। 60 प्लस 50 110, और 110 में से 80 को माइनस करें स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 30। इस माइनस एक्स को इधर ले जाएं तो आपके ज़हन में है ना बात, क्या बात आपके ज़हन में कि हमने क्या फाइंड आउट करना था? x। और x यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोथ। ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं, तो 30 इसका आंसर है। अब आप देखिए ऑप्शन में तो इसका आंसर अल्फा बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि बातें और भी की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास ओनली इन फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स में जो पास हुए, तो आपका आंसर क्या होता? 60 माइनस एक्स। भाई एक्स कहां पर है? एक्स आपने फाइंड आउट किया 30, तो 60 माइनस 30 क्या बनेगा? 30 बनेगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन
केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, तो फिर आपके पास क्या बनता है 50 माइनस एक्स, एक्स क्या 30, तो 50 माइनस 30 क्या आपका आंसर 20। यानी इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए कि बोथ भी निकाल लिया, ओनली फिजिक्स भी निकाल लिया, ओनली केमिस्ट्री भी निकाल लिया, और पॉपुलेशन का साइज जो है बड़ा केयरफुली आपने किया है कि पास स्टूडेंट्स की बात करें तो फेल की हमें जरूरत नहीं होती। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिचुएशन ये है कि इट्स अ वेरी सिंपल बेस्ड क्वेश्चन के मैथमेटिक्स रूल आप जानते ही हैं कि बेस अगर कॉमन हो मल्टीप्लिकेशन में पावर को आप लोग ऐड कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल टेस्ट में आ जाते होते हैं, तो आपने इसको फौरन से पहले करना है कि 7 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3, और इसे कैलकुलेट करेंगे 7 की पावर बेसिकली क्या बन जाएगा 1। ऑप्शन में आएंगे डेल्टा इसका आंसर है। अब बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी टेस्ट में आएगा तो आपने हार्डली इसको विद इन 5 सेकंड सॉल्व करके अपना टाइम बचाना है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनसे जो टाइम आपका बचता है वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, तो वो जो कैलकुलेशन आपने करनी वो टाइम आपके पास कहां से आएगा? वो टाइम आप ऐसे क्वेश्चन से सिक्योर करते हैं, सेव करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे रहे होते हैं। या जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, जो मेथड बताता हूं, वो कम टाइम में होने वाले होते हैं, तो कम टाइम में जब आप कर लेते हैं तो टाइम बचता है वो बेसिकली आप उन क्वेश्चंस को एलोकेट कर देते हैं जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इसी को एंटी टेस्ट कहते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी स्टूडेंट इसको कहते हैं। और ये सारी बातें जो हैं वो आपको किप्स के प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं, किप्स वर्चुअल से, किप्स प्रिपरेशन के अंदर बताई जाती हैं। सो वही कुछ चीजें मैं आपको यहां पर भी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इसकी आपने x की वैल्यूज बतानी है, तो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बैक सॉल्व करना है। 2 रास्ते होते हैं, या आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें या ऑप्शन से इसको क्या कर लें, बैक सॉल्व करना है। इसका ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है, और आप जानते हैं मैं हमेशा बताता हूं कि बैक सॉल्व का मतलब होता है कि ऑप्शन से वैल्यूज को उठा के पुट करें क्वेश्चन में और जो वैल्यूज क्वेश्चन की इक्वेशन को ट्रू करते हैं। याद रखें ये क्वेश्चन हमेशा हर टेस्ट में आता है, ई कैट में तो स्पेसिफिकली रिपीट हुआ है, लेकिन डिफरेंट टेस्ट में आप जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ई कैट में तो ये रिपीट भी हुआ है। अच्छा, अल्फा ऑप्शन को तो फौरन क्रॉस कर दें। अब आप में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी अल्फा ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं अल्फा ऑप्शन पे जाएंगे? सोच रहे हैं बाकी लोग भी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट लिखी हुई है द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ जी, द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की रियल वैल्यू बताएं। अल्फा में क्या लिखा हुआ है? आयोटा। आयोटा रियल वैल्यू होती नहीं होती, फॉरन क्रॉस कर दें, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने चीजों को इंटेलिजेंटली भी देखना होता है। बाकी अब आप देखेंगे बीटा 40 डेल्टा में से कोई एक आंसर बन रहा होगा और वो आंसर आपका ज़ाहिर है बैक सॉल्व करने से आएगा। अच्छा, बीटा ऑप्शन बड़ी आसान है, फॉरन से पहले अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें। एक्स को यहां 1 पुट कर लें तो क्या बनेगा 5, यहां एक्स को 1 पुट किया 2, 5 + 2 3 होता है 7, तो लो जी बीटा ऑप्शन भी आपकी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो स्पीडली आप काम कर लेते होते हैं, ठीक है जी। जब 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर -1 को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चार्ली ऑप्शन पर आ जाए। जब आप चार्ली ऑप्शन को यहां पुट करेंगे देन यू विल सी कि वो इसको सेटिस्फाई कर देगी। और एक ऑप्शन ये भी होती है कि अच्छा भैया आप डेल्टा को पहले देख लें। सपोज करें आप कहते हैं चार्ली हमें टफ लग रही है पुट करने के लिए, टेक्निक है एंटी टेस्ट में हमेशा आपको समझाता हूं, एलिमिनेशन टेक्निक होती है। केयरफुली चलें, इंटेलिजेंटली चलें। तो एलिमिनेशन टेक्निक है, आप √5 को देखें। आप √5 यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। √5 को यहां पर पुट करेंगे तो जब आप पावर 4 के साथ 1/2 करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आप खुद सोच लें कि 5/25 और 2/5 जो है वो क्या 3 के इक्वल आ रहा है? नहीं इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत स्पीडीली अपने माइंड के साथ कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अल्फा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बीटा सेटिस्फाई नहीं किया, डेल्टा सेटिस्फाई नहीं किया, एक ही यार ऑप्शन बची है, वो जो एक ऑप्शन बची वही इसका आंसर होगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो चार्ली इसका ऑप्शन है आंसर। अब आपने देखना है कि मैंने उसको टेक्निकली कैसे हैंडल किया कि मैंने वैल्यू पुट भी कोई नहीं की है, मैंने बैक सॉल्व किया भी कोई नहीं है, लेकिन एनालिसिस के साथ और एलिमिनेशन टेक्निक के साथ जो है वो सारा मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपने भी क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इफ 1, 6, 11 आर इन एपी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। हाँ जी, एपी आपको याद है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। और सम निकालने आपने किसका, फर्स्ट 12 टर्म का। फर्स्ट 12 टर्म के सम निकालने का मतलब ये हुआ कि ये फाइनाइट की तरफ बात जा रही है, और एपी वैसे भी आपने फाइनाइट ही की हुई। फॉर्मूला रिकॉल करें, फॉर्मूला आपके पास आता है SN = n/2 2a1 + n-1d। याद है ना आपको फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज आपने से पुट कर देनी है। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आपने 12 टर्म का सम निकालना है स्टूडेंट, तो n की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हैं 12। ए किसे कहते थे, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म यहां पर कितनी है 1, तो a1 की जगह पे 1 आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12,
हाँ जी, कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, याद है आपको? कॉमन डिफरेंस क्या था कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगली टर्म में से पिछली को माइनस करें। अब यहां पर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 1 करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास डी, दैट इज एक्चुअली 5। तो यहां पर जी 5 मैंने पुट कर दिया, काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। तो कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं लगाना होता, आपने 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 12 - 1 11 55 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप्स कर रहा होता हूं, लेकिन आप जब अपना रफ वर्क करें, स्क्रैच वर्क करें, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लिया करें, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली कितना बनेगा जी, 6 × 7 दैट इज 242, 4 6 × 5 30, 342 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बन रहा है। ऑप्शंस पे आएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है समेशन। आपको हमेशा बताता हूं कि समेशन का मतलब है सम करना है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। तो समझ में आ रही कि इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। अच्छा जी, अब आप इसको ओपन करते हैं, मैं आपको हमेशा ओपन करके दिखाता हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में याद रखें, ये भी ई कैट में रिपीटेडली आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। अच्छा, इसमें मैं क्या आपको समझाता हूं कि 3 लिखें 2 की पावर n, हाँ जी n शुरू आपने कहां से करना है, 0 से शुरू करना है, तो 2 की पावर n 0, फिर 3 2 की पावर, हाँ जी कहां पर जाना है आपने, इन्फिनिटी तक जाना है। मतलब n के बाद, n की वैल्यू 0 के बाद 1 आ जाएगी, और फिर 1 के बाद कितनी आ जाएगी जी, 2 आ जाएगी, 2 के बाद अप टू सोन आप चलाते जाएं। अब फैसला कुछ आपने यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट करना है, और अप टू सोन चलना है आपने इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। एक बात तो आप सबको समझ आती है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां पर 2 पावर 0 तो 1 होगा, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 और 3 6, और फिर यहां 2 4 12, और इसे कैलकुलेट करें तो बनेगा 8 × 3 24, और अप टू सॉन इन्फिनिटी, राइट। अच्छा जी, गौर करें इसके ऊपर, ये है तो ज्योमेट्री की, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 को 2 से 12, 12 को 2 से 24। तो कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप कॉमन रेशो निकालें तो कॉमन रेशो कितनी है, 2 है, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करें, कॉमन रेशो 2। आपको याद है कि जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशो 2 आ जाती है तो फिर ये डाइवर्जेंट होती है, और डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि इसका सम फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इस बात को याद करें, जरा रिकॉल करें, मैं आपको करवाता हूं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में जो रिजल्ट आप याद रखते हैं स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट आपके पास ये होता है कि ये कन्वर्जेंट होगी तो इसका सम आएगा, और कन्वर्जेंट होने के लिए जो कॉमन रेशो है वो 1 और -1 के दरमियान में होगी, इस इंटरवल में होगी। तो जब इस इंटरवल में कॉमन रेशियो होगी तो फिर आप इसे क्या पढ़कर आए हैं, आप इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब ये सम अप हो सकती है। अगर ये इस इंटरवल से बाहर चली जाए तो फिर वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है, सम उसका जो है फिर पॉसिबल नहीं होता। यही बात आपको समझा रहा हूं कि यहां पर इस क्वेश्चन में जो कॉमन रेशियो है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई है। यार ये 2 जो है वो इस इंटरवल से आउट हो गया है, जैसे आउट हो गया तो आपकी सीरीज फिर क्या हो गई है, डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट में सम पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी नोट कर लें, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 48 है, फिर 96 है, वैल्यू बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती होती कहां तक जा रही हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो लिहाजा ऑप्शंस पे आ जाएं तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा, दैट इज इन्फिनिटी, मतलब सम इसका पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग इस सेंस में भी है कि रिपीट भी होता रहता है, दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपने अच्छी तरह देख ली है। आइंदा के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम मैसेज देख लेंगे कि अच्छा यार ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी है, वैल्यूज क्या और इंक्रीज हो रही हैं, और कॉमन रेशो जो है 2 है, लिहाजा ये हमेशा क्या होगा, इस इंटरवल से बाहर है, तो फिर ये डाइवर्जेंट होकर सम इसका पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, tan x आपको a मॉड दिए, वैल्यू आपने बतानी है cos पाई माइनस एक्स। पहले तो आप रिकॉल करें कि ट्रिग्नोमेट्री में अलाइड एंगल्स आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आप जानते हैं सब कि cos पाई माइनस एक्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस cos x, राइट, आपको याद है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा है जी, ये अलाइड एंगल्स आपने पढ़ रखे हुए हैं, उसके मुताबिक आप इसको अप्लाई कर देते हैं कि ये माइनस। अब आपको समझ आती है कि मेरे पास टेंजेंट एक्स दिया हुआ है ए मॉड, मुझे कॉज निकालना है, तो उसके लिए जो आसान तरीका मैं यूज करता हूं वो ये है कि राइट ट्रायंगल बना लेते होते हैं। अच्छा, इसको हम यूं कर लेते हैं कि यहां पर अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ चलें तो टेंजेंट की सबको पता है कि रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ए मॉड बेस 1, हाइपोटेन्यूज निकालें फिथागोरस थ्योरम के साथ, तो वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आप जानते हैं इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो। फिर मैं ये कहता हूं कि ट्राइंगल के बाद जो रेशो निकालनी उसे आप कैलकुलेट करें। रेशो आपने कौन सी निकालनी, आप जानते हैं आपने ये रेशो निकालनी, विच इज एक्चुअली माइनस कॉज एक्स, ठीक है जी। अब कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर कितना है जी 1, और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज 1 प्लस ए मॉड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नेगेटिव साइन है चूंकि आपने माइनस कॉज एक्स निकाला, नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। अब ये बनेगा आपका आंसर। अब आपने इस चीज को देखना है कि यहां पर लिखा हुआ है ए मॉड का स्क्वायर, तो याद रखें ए मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। सो इस रिजल्ट के मुताबिक चलेंगे तो यहां पर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं। अब आप ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे तो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। ऑप्शन में ए मॉड का स्क्वायर नहीं बल्कि ए का स्क्वायर दिया हुआ है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है फंक्शन ए साइन बी एक्स प्लस सी, इट्स पीरियड इज 120 डिग्री, जिसको 2π/3 रेडियंस में आप कहेंगे। एम्पलीट्यूड 2 आपको दिया, एम्पलीट्यूड आप जानते हैं जो ग्राफ की हाइट है साइन और कॉस के अंदर, दैट इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड। और उसके बाद क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी निकालना है, सी ये पड़ा हुआ है यहां पर, और कंडीशन ये दी कि इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1, जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 आपको दी हुई है। अच्छा, बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर इकट्ठी हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि उसने यहां पर कहा कि आपने जो इसका पीरियड है 120 डिग्री है, 2π/3, और इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैंने कहा हाइट होती है ग्राफ की साइन और कॉस के अंदर। याद रखें ये जो ए आप देख रहे हैं बेसिकली साइन या कॉस से पहले जो कॉफिशिएंट यहां पर आता है, साइन या कॉस से पहले जो कॉफिशिएंट लिखा होता है वो बेसिकली उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी हाइट, ग्राफ की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बताना आपको यहां पर ये चाह रहा हूं कि ये जो आप कॉफिशिएंट देख रहे हैं ए इस वक्त, यही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड को, और क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो याद रखें ये बेसिकली क्या है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। पहली बात तो ये होगी खत्म। अगली बात इसमें यह है कि आप सब जानते हैं कि साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, -1 होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको उसने कहा हुआ है यहां पर कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है व्हाट इज दैट, दैट इज -1। अच्छा, एक बात मैं आपको बताने लगा हूं इस ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब ट्रिकी क्वेश्चन में 2-3 बातें आप याद रखें, वो ये हैं कि रिजल्ट्स के तौर पे जो कि आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो आप फंक्शन की फॉर्म देख रहे हैं ए साइन बी एक्स प्लस सी, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रेंज लिखें, रेंज, तो याद रखें इसकी रेंज लिखने का तरीका ये होता है कि -a से +a तक क्लोज्ड इंटरवल। ये कहां से आया -a से +a, ये जो अभी मैंने आपको बताया यहां पर जो कॉफिशिएंट पड़ा हुआ है a, जिसको मैंने एम्पलीट्यूड भी कहा था, रेंज लिखते वक्त ऐसे ही लिखेंगे कि आपने -a से +a क्लोज्ड इंटरवल है, इसका याद रखें कि क्लोज का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी बात आप याद रखें कि अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपने इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी है, मिनिमम वैल्यू, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। तो याद रखें मिनिमम वैल्यू लिखने का तरीका ये होता है कि आपने रेंज में से जो मिनिमम वैल्यू है वो उठाएं, यानी -a, और उसमें ये जो कांस्टेंट है यहां पर दिया हुआ है, इस कांस्टेंट को आपने इसमें ऐड कर लेना है। अगर +c है तो +c कर दें, माइनस कर दें इसके अंदर से, इस कांस्टेंट को यहां शिफ्ट कर दें। तो याद रखें ये रिजल्ट, ये ट्रिक बन गया मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हो मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है अब आपको बात खुद ही समझ आ जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर रहे होंगे, इस रेंज में से जो इसकी अपर लिमिट है उसको उठाएं, दैट इज a ओवर हेयर, और फिर आप किसको यूज कर लेंगे, इसी कांस्टेंट को यूज कर लेंगे c। अच्छा, यहां से बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई, मतलब एक क्वेश्चन से 2-3 बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो समझा आपको मैंने ये दिया कि पहली बात है एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो हाइट होती है, साइन और कॉस से पहले जो कॉफिशिएंट है बेसिकली वो इसके एम्पलीट्यूड होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये समझा दी कि जब कभी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो इस फॉर्म वाले क्वेश्चन के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो रेंज अगर आपसे पूछे तो -a से +a, यानी वो जो कॉफिशिएंट है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों आपको मैंने लिखनी बता दी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा देखें, मेरे पास क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स -1, तो यहां पर ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं, और इस रिजल्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू को हम क्या यूज करेंगे, -1, जो कि क्वेश्चन में है। ए की जगह पर आपने क्या पुट कर लेना, 2 पुट करना है, जो कि बनेगा यहां पर -2, और सी आपने फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो सी की वैल्यू यहां से इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगी 1, सो दिस इज सी। अब क्वेश्चन ट्रिकी है, ऑप्शन में आपके पास आंसर तो आ गया, क्वेश्चन ट्रिकी, लेकिन इसको जरूर याद रख लें, और याद रखें अगर यहां पर साइन की जगह पे कॉज लिखा हो तो भी यही सिचुएशन होगी।
साइन और कॉस के लिए, दोनों के लिए रिजल्ट्स आपके सेम रहेंगे। और अगली बात याद रखें, क्वेश्चन अगर टेस्ट में चेंज कर दे और वो उसको मैक्सिमम वैल्यू कर दे मिनिमम की जगह, तो मैक्सिमम के लिए फिर आपने ये वाला रिजल्ट यूज करना है A+C का। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डली 5 सेकंड का, सारी जो मेहनत है, सारी जो बात है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की है कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो आई होप यू गॉट इट। अब 2-3 तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अल्फा इसका आंसर है 1, हमने कैलकुलेट कर ली सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और वो ये कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है या सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो ट्रिक मैं आपको क्या बताता हूं, बैक सॉल्व करना। आप ऑप्शन से इसको बैक सॉल्व किया करें। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आंसर निकालना है वो आपने इस इंटरवल से आउट नहीं जाना। 0 से 2 पाई तक क्लोज इंटरवल, इसके अंदर ही आपका आंसर आएगा। तो एक तो जो ट्रिक हमेशा बताता हूं, मैं लिख देता हूं, दैट इज बैक सॉल्व। और बैक सॉल्व करना बहुत दफा बता चुका हूं कि इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑप्शन से वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर, जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर दे वो इसका आंसर बनेगी। लेकिन मैं एक काम करने लगा हूं, मैं यहां पर बैक सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाने लगा हूं। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि बैक सॉल्व तो आप खुद कर लेंगे, इसको वैल्यूज पुट करके। एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखाना चाह रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला काम आप इसमें क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि 2 sin x cos x माइनस cos x। अच्छा, ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि सबसे बड़ी मिस्टेक आप में से बहुत सारे बच्चे जो कमिट करते हैं वो ये करते हैं कि उन्होंने फटाफट यहां से cos और cos कैंसिल कर देना। ये बिग मिस्टेक है, इसको नोट कर लें। जब भी आपने सॉल्यूशन निकालने हैं, आपने रूट्स निकालने हैं किसी भी क्वेश्चन के, कॉमन फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करना, कॉमन फैक्टर को सॉल्व करना है। कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना जब आपने किसी क्वेश्चन के रूट्स निकालने या सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये जो मैंने कैंसिल करके दिखाया, कई बच्चों ने कैंसिल करना है और कैंसिल करके अपना क्वेश्चन गलत कर देना है। इस गलती को याद रखें, कैंसिल नहीं कर। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इस cos x को यहां लेके आया हूं और cos x को यहां से आप कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से क्या बनेगा, एक इक्वेशन cos x इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन बन जाएगी sin x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, बस अब आप सॉल्व कर लें यहां से। अब ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 कहां पर होता है, आप जानते हैं π/2 पर होता है और 3 π/2 पर होता है। इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा कहां पर होता है 5 π/2, फिर कहां पर होता है 7 π/2, 9 π/2। सब वैल्यू छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपका जो आंसर है वो सिर्फ इस इंटरवल के अंदर रहेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। अच्छा, इसको देख लें, sin x 1/2 है, तो जब आप x यहां से निकालेंगे sin इनवर्स 1/2 कहां पर होता है 30 डिग्री पे। 30 क्या होता है π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर कहां पर होता है 5 π/6 यानी 150 डिग्री के ऊपर, यानी आपके पास ही आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसके बाद भी होगा, इसके बाद भी होगा, लेकिन वो बाद वाली वैल्यूज मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि इस इंटरवल से बाहर आप नहीं जा सकते। अच्छा, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, जानबूझ के सॉल्व किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप में से जिन लोगों ने cos x को cos x से कैंसिल किया, उनको तो ये वाली इक्वेशन ही नहीं मिलेगी, और जब ये इक्वेशन मिलेगी नहीं तो फिर वो तो जाएंगे इसकी तरफ π/6 और 5 π/6 की तरफ, वो तो इन वैल्यूज पे जाएंगे नहीं। और π/6 5 π/6 अगर आप ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास अल्फा ऑप्शन दिया हुआ है, तो अल्फा ऑप्शन जाहिर है आई कैचर बन जाएगा। इसीलिए समझाता हूं कि चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी होता है। अब आप में से जो लोग सिर्फ अल्फा को पुट करेंगे और कहेंगे कि अच्छा भाई सेटिस्फाई कर दिया, और डेल्टा को नहीं देखेंगे, वो गलत कर देंगे। क्वेश्चन आसान है, ट्रिकी है भाई। अब ट्रिक आपको बता दिया है कि आपने चारों ऑप्शन को देखना है। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा कि अच्छा यार π/6 5 π/6 तो यहां पर भी लिखा हुआ है, अगर यहां पर भी लिखा है तो कोई गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, π/2 को भी पुट करके देखते हैं। जब आप π/2 पुट करेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा तो आपको समझ आएगी अच्छा यार अब तो डेल्टा आंसर बन गया। ये वो गलतियां हैं जो अब अपने लेक्चर्स में आपको समझा रहा होता हूं, बता रहा होता हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा होता हूं कि यही वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स टेस्ट में करके आते हैं। वो कहते हैं हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमारा नंबर कैसे कट गया, नंबर ऐसे ही कट गया। तो एंटी टेस्ट ट्रिकी चीज है, और ये ट्रिक्स बता रहा हूं, ये तरीके आपको बता रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, और ये सब चीजें किप्स के प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं, किप्स वर्चुअल पे, किप्स प्रेपरेशन बताई जाती हैं, और ये ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। इसलिए जानबूझ के इंटेंशनली मैंने आपको एक दफा क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व करके दिखाया कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि यार ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कैंसिल नहीं करना, कॉमन जो फैक्टर है उसको सॉल्व करना होता है आपने। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो अब आप देखें डेल्टा जो है वो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहां पर फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फंक्शन यहां पर आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं हमेशा बताता हूं कि ई कैट के टेस्ट में
एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में आता है। अच्छा, दिस इज सिंपल टू गो के जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके रूल आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन जो बात आपने याद रखनी वो ये कि इसकी पावर को अलग से आपने डिफरेंशिएट करना होता है। जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो एक ही स्टेप में स्ट्रेट अवे ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस पे जाते हैं तो अल्फा इसका आंसर बनता है। मेरी फिर वही बात कि ऐसे क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड आप कैलकुलेट करके जो टाइम बचता है वो दूसरे क्वेश्चंस के अंदर एलोकेट करते हैं जहां पर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पास है y इक्वल टू एक्स मॉड हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू, मिनिमम वैल्यू बताएं कि किस पॉइंट पर है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है, और फंक्शन कौन सा है। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है y इक्वल टू एक्स मॉड, इसकी आपने बतानी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, एक्स आप बताएं। तो मैं एक दफा तो ग्राफिकली आपको समझा देता हूं, लेकिन आइंदा से आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसका एक ही पॉइंट होता है। जब भी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा पॉइंट स्ट्रेट अवे आपने आंसर करना है। पहली बात तो आप सब लोग याद रखेंगे, जब ग्राफिकली इसको देखेंगे तो एक्स मॉड का जो ग्राफ है वो एक वी शेप ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स। अब वी शेप का मतलब ये हुआ कि एक ब्रांच इसकी आपको यहां नजर आएगी और एक ब्रांच इसकी आपको यहां नजर आएगी। सो ये जो पॉइंट है बेसिकली ओरिजिन है। अब आप देखें ये वी शेप ग्राफ एक्स मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही बनता है हमेशा। अच्छा, अगली बात ये है कि अब ग्राफ से आप सबको समझ आ रही है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू, डिक्रीज यहां पर हो रहा है, देखें ये डिक्रीज हो रहा है, होते 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 यहां तक जब आएगा तो ये सबसे ज्यादा डिक्रीज हो चुका होगा, मिनिमम हो चुका होगा इस पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद फिर वो क्या होगा, इसके बाद यहां से आपको समझ आ रही कि वो फिर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो डिक्रीज होते होते यहां पर सबसे ज्यादा डिक्रीज। अब आपको सारी बात समझ आ गई है कि वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो पॉइंट असल में ये वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पॉइंट असल में क्या है, ओरिजिन है। तो आइंदा से याद रख लें कि जब कभी आपको क्वेश्चन आए कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स मॉड की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो आपको याद होगी कि जो पॉइंट है बेसिकली वो पॉइंट ओरिजिन है और वहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही पूछा उसने, एट एक्स इज इक्वल टू, तो ऑप्शन में आप देख लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फंक्शन दिस वन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट। अब आप सिचुएशन देख लें, प्रीवियस क्वेश्चन भी यही था, उसमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे ये पूछा हुआ है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे उसने पूछा हुआ है। फंक्शन अलबत्ता चेंज हो गया कि इस फंक्शन की बात हो रही है। अब आप आए कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो जो उसने पूछा हुआ था ना, जो मैंने एक्स मॉड आपको बताया था, वो जो पॉइंट आपने निकाला था वो क्रिटिकल पॉइंट था असल में, जहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू थी। इस क्वेश्चन में भी आपने पॉइंट बताना है एट, और वो पॉइंट बेसिकली जिस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्रिटिकल पॉइंट। याद रखें क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का तरीका ये होता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि यहां पर बनेगा 3 माइनस 3x², इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल करना है, 0 के। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा आप इक्वल टू 0 करें, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये बनेगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि यार क्रिटिकल पॉइंट तो दो निकल आए, यानी x +1 भी -1 भी है। तो हमने तो बताना है कि इन दोनों में से किस पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू +1 पे है या -1 पे है। तो उसके लिए आप याद कर लें कि आपके पास सेकंड डेरिवेटिव रूल होता है। सेकंड डेरिवेटिव रूल के साथ आप इसे करते हैं। वो रूल क्या था पहले उसको रिकॉल कर लें। जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। अगर मैं इसको आपको रिकॉल करवा दूं तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पॉइंट ए की बात कर लें, x इज इक्वल टू ए, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में आपने ये पॉइंट पुट करना है। अब अगर आप ये पॉइंट पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में और आंसर सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ जाए, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फिर कौन सी मिलेगी आपको स्टूडेंट्स, वो मिलेगी मिनिमम वैल्यू।
और अगर इस पॉइंट को पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव आ गई, तो फिर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपको कौन सी मिलती है स्टूडेंट्स? वो मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये पॉइंट पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर अगर पॉजिटिव भी ना आया नेगेटिव भी ना आया बल्कि 0 आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे? 0 आने में क्या करेंगे? आप खुद भी सोचें, नेक्स्ट मेरे डिस्कशन आएंगे उसमें बात करेंगे कि जब ये 0 हो तो फिर क्या होता है। ठीक है जी, फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बता दिया। अगर आपको बात समझ आ गई है तो फिर आपको समझ आती है कि अच्छा यार यहां से हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है मेरे पास, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? बेसिकली -6x। अब -6x के अंदर आप क्या कर रहे होंगे? अगर आप -6x में x की जगह पे 1 पुट कर लें तो आपका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। और -6x के अंदर अगर आप x की जगह पर -1 पुट कर लें तो आपका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो डिसाइड आपने क्या कर लिया? डिसाइड आपने किया कि 1 पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर वैल्यू कौन सी होगी? मैक्सिमम। और -1 पुट करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर वैल्यू कौन सी होगी? मिनिमम। ये मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए पूरा क्वेश्चन इस तरीके से कर रहा हूं। अदरवाइज आप देखें यहां पर आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आपको मिल रही है? 1 पर मिल रही है कि 1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव। ऑप्शंस पर आ जाएंगे तो चार्लीस का आंसर बने। ऑप्शन देखिए आपने +-1 लिखा हुआ है जो कि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, फिर -1 भी है, +1 भी, 0 का कोई काम नहीं है। -1 समझा चुका हूं कि अगर क्वेश्चन होता है कि मिनिमम वैल्यू बताएं तो वो कहां पर आती है इसकी? -1 पे, क्योंकि -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका? पॉजिटिव आ रहा है। तो एक दफा सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक दफा रिव्यू करवा दिया है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी, मिनिमम वैल्यू के लिए भी, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए भी। जैसा भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आ गया। एक बात हमेशा आपको समझाता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को देखा करें। जब कभी आपको लिमिट नजर आ जाए इस तरीके से कि -π/2 से +π/2, कहना ये चाहता हूं कि जब कभी आपको लिमिट्स नजर आ जाएं स्टूडेंट्स इस तरीके से कि -a से +a, यानी इनके साइन क्या है? ऑपोजिट है। इस सिचुएशन में जो फंक्शन यहां पर दिया होता है, अगर आपके पास ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो, ये फंक्शन ऑड हो तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होता है? 0 होता है। फिर काम करने की जरूरत नहीं। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। यार आपने पढ़ा हुआ है ऑड फंक्शन वो होता है कि फंक्शन में x की जगह पर आप -x लिखें वो बराबर आ जाए -f(x) के, तो इसे क्या कहते हैं भाई? ऑड फंक्शन कहते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि यहां पर अगर इवन फंक्शन आएगा तो क्या करेंगे? यार अगली डिस्कशन में बताऊंगा आपको, फिलहाल ऑड के लिए आप कर लें। अगर यहां इवन फंक्शन आए तो क्या रिजल्ट बनेगा, हम नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर उसको देख रहे होंगे। वापस आए इस क्वेश्चन पर। यहां पर है जी -π/2 से +π/2। अगर ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 कर लें। हाँ चेक करें इसको। ऑड फंक्शन के लिए आपने क्या करना है? x को -x पुट करें। जब आप इसको यहां x को -x करेंगे नेगेटिव पीछे आ जाएगा, कॉज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन बना हुआ है। टेंजेंट x को आप देखें ये भी ऑड फंक्शन होता है। अब दोनों ऑड फंक्शन है, दोनों का सम भी ऑड फंक्शन बनेगा। अल्टीमेटली डायरेक्ट आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? 0। ऑप्शन में आएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। तो इन ट्रिक्स को याद रखें। अब जिन बच्चों को ट्रिक्स का पता है, अगर ट्रिक का पता नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे ये करेंगे कि दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, एंड में आंसर फिर भी 0 आएगा। तो भाई सारा काम करके 0 निकाल तो लिया, टाइम कितना लगाया आपने इसके ऊपर? तो ट्रिक का कमाल क्या? ट्रिक का कमाल है कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन की है और 2 सेकंड में अपना आंसर निकाल लिया। तो यही तो फायदे हैं सारे आपको इन बातों के बताने के, जो कि किप्स के प्लेटफॉर्म से आपको टीचर्स बता रहे होते हैं, एंटी टेस्ट के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट सारे बता रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहां पर लिमिट्स -π/2 से 0 तक है। सिर्फ आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, जो लिमिट्स पुट करनी है। अब आप जानते हैं कि x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2 और लिमिट्स हैं -π/2 से 0 एज इट इज, फिर प्लस cos x की इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो है sin x, और लिमिट्स रहेंगी उसी तरह से आपके पास -π/2 से लेकर तो 0 तक। लिमिट्स पुट कर दें इसके अंदर। जब आप x को 0 पुट करेंगे इसमें तो उसका कोई फायदा नहीं है, माइनस आएगा रिजल्ट का। -π/2 पुट करेंगे तो बनेगा π²/4। ध्यान से करें कि एक माइनस यहां पर आएगा जो कि इसके फॉर्मूले का होता है। उसके बाद आगे आ जाए, साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन में 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और -π/2 पुट करेंगे, नेगेटिव शुरू में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन π/2 क्या होता है? 1। यही इसका आंसर बनेगा -π²/8 + 1। ऑप्शंस पे है तो बेटा इसका आंसर सिंपल ये कि आप इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके तो आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द एंगल बिटवीन द लाइंस। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं इस तरीके से, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, सपोज करें इस तरह से, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। टेंजेंट ऑफ थीटा, लेट्स सपोज अगर आपने इसका नाम थीटा रखा हुआ है, तो फॉर्मूला स्लोप्स के साथ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, ये तो हो गई है फॉर्मूले की रिवीजन। अब इस फॉर्मूले से आपको ये समझ आ गया कि जब भी आपने दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है तो आपके पास दोनों लाइंस की स्लोप होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में m1 m2 क्या है, स्लोप्स ही है ना बेसिकली, तो स्लोप्स होनी चाहिए। अच्छा, इसकी तरफ आ जाए। क्वेश्चन कहता है जी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपको याद है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये वो फॉर्म आपको दी। इसका फायदा क्या हुआ कि m इसमें बेसिकली क्या होती है, स्लोप होती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं 3, ये इसकी स्लोप है। लेट्स सपोज इसको m1 कह देते हैं, तो 3 आ गए। अच्छा, अब आप इस लाइन की तरफ आ जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर ये क्या स्लोप है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका नाम m2 रख दूं तो m2 का मतलब है -1/3। भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आपको मिल गया है। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ये फॉर्मूला वैसे आपको रिकॉल करवा दिया, लेकिन आप देखें कि इसके बाद आप में से कितने लोगों ने आंसर निकाल लिए। कईयों ने निकाल लिए। कैसे यार, दोनों की स्लोप्स जो निकली हैं लाइंस की, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1 के। तो जब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो आपने पढ़ा है कि लाइंस फिर क्या होती हैं, बेसिकली परपेंडिकुलर। तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो लाइंस के दरमियान एंगल फिर कितना होता है, बेसिकली 90 डिग्री या π/2, जो भी आप कह लें। तो बात खत्म हो गई है। बात यहां पर खत्म हुई है कि आपने ये देखा स्लोप 3 है, ये -1/3, दोनों स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, लाइंस ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, एंगल होगा 90। बीटा इसका आंसर बनेगा। इस फॉर्मूले की जरूरत आपको इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी, लेकिन रिकॉल करवा दिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करना इसी फॉर्मूले के साथ है। अगर आप ये वैल्यू या फॉर्मूले पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा ना। लेकिन अब चूंकि हम डायरेक्ट चल रहे हैं, तो डायरेक्ट आपने 5 सेकंड में आंसर निकाल लिया कि अच्छा भाई, दोनों की स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अभी मैंने आपको बताया कि mx प्लस c में m क्या होती है, स्लोप होती है। c आपको याद है कि c क्या होता है, भाई c y इंटरसेप्ट होता है। c के बारे में आप लोग रिकॉल कर लें कि c बेसिकली क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और यार y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती, क्रॉस करती है, और जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करें या क्रॉस करें, वहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, x हमेशा y इंटरसेप्ट के ऊपर क्या होता है, x 0 होता है भाई। अच्छा, अब बात यह कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx passes through this point, this point, this point and this point, then what is the value of m and c? अभी आपको समझाया कि m असल में क्या है, स्लोप, और c असल में क्या है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जहां पर x क्या होता है, 0। तवज्जो के साथ देखें, आप में से जो लोग इसको देखेंगे, लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है। अब इस पॉइंट में x क्या है, 0। और यार अगर यहां पर x 0 है, तो यही पॉइंट असल में क्या बन गया है, y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट में जो इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है, ये वाली, यही वैल्यू असल में किसकी बन गई, c की। तो मतलब ये हुआ कि c तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा कि जहां पर x 0 है वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा। अब आप ऑप्शन पे आते हैं कि ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकती, c हमने निकाला है -2। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकती, c हमने निकाला है -2। अब इन दोनों ऑप्शन को आप देखते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अगर एक ही ऐसी ऑप्शन होती जहां पर c -2 होता तो वही आपका आंसर था। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन से ही मैंने आंसर निकाल लिया था। अब चूंकि यहां पर ऑप्शन टाई हो गई है, अब हमें m निकालना। m कैसे निकालेंगे, स्लोप। अगर लाइन इन चारों पॉइंट में से पास कर रही है, तो भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा हुआ है उसको रिकॉल करें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। याद है ना आपको, 2 पॉइंट्स। अब आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लें, अपनी मर्जी की लें, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन के आंसर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ये पहले 2 पॉइंट लेंगे तो y2 माइनस y1 करेंगे तो बनेगा -1 माइनस -2। मैं हमेशा समझाता हूं कि साइन का ध्यान रखा करें। और उसके बाद आपने करना है x2 माइनस x1, तो बनेगा 2 माइनस 0। तो बेसिकली -1 प्लस 2 1/2, ये आ गई स्लोप। अब बात खत्म होगी कि ऑप्शन में आप देखेंगे तो चार्ली इसका आंसर बनेगा, क्योंकि m 1/2 है और c -2 है, जबकि डेल्टा में m उससे -1/2 का हुआ है। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में ई-कैड में खास तौर पे कई दफा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, जो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ चल रहा होता है, और m और c की वैल्यू पूछी होती है। m और c की वैल्यू, कभी ये क्वेश्चन आपको टेबुलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ई-कैड में टेबल बना होता है। यहां पर तो 4 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं आपको, लेकिन आप इसको याद रखें, ये टेस्ट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है हर दफा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड सर्कल दिस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं? आप सब समझते हैं कि जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं। अब आपके पास यहां पर सपोजिंगली एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक लाइन आपको दी हुई है जो कि मेरे पास यहां पर सपोजिंगली रफली मैं बना रहा हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपने फाइंड आउट करने इस क्वेश्चन में। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दो तरीके, एक तरीका ये होता है कि आप इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यानी एक में से वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें। दूसरा तरीका जो मैं बताता हूं हमेशा ट्रिक, वो ये होता है कि आप क्या करेंगे, इसको फिर से बैक सॉल्व करें। अच्छा, बैक सॉल्व करना बहुत दफा बता चुका हूं कि आपने ऑप्शन से वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन में। अच्छा, यहां पर एक गलती आपने नहीं करनी, अक्सर लोग गलती करेंगे। आप जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो आपने पॉइंट दोनों इक्वेशन में पुट करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर आपने एक को सेटिस्फाई करवाया दूसरे को ना करवाया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, तो केयरफुल रहें इसमें। मिसाल के तौर पर अब जो अल्फा ऑप्शन है उसमें कहता है x1 है y1, अगर मैं x को 1 पुट करूं y को 1 पुट करूं तो 5 आएगा, नहीं आएगा बस छोड़ दें इस ऑप्शन को। बैक सॉल्व करना कोई लेंथी काम नहीं होता। अब आप इसमें जाते हैं कि जनाब x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये दूसरा वाला पॉइंट देखें आप, x का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसलिए मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है यहां पर आपने क्या करना है भाई, x को 1 पुट करना है, y को 2 पुट करना है। x को 1 पुट करेंगे 2 और y को आपने 2 पुट किया तो 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मैंने दूसरा पॉइंट भी चेक करना है आंसर करने के लिए। x को 2 पुट कर रहे हैं, जब आप x को 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 4 माइनस 1 0 आता है, नहीं जनाब। तो देखा आपने कि बहुत केयरफुली मैंने उसको किया है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवाया, उसको भी करवाया, और दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई करवाना है, किसी एक से सेटिस्फाई करवा के निकल नहीं जाना, ठीक है जी। ऑप्शन पर आ जाए चार्ली, इसका आंसर। अब चार्ली में आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये यहां भी पुट कर लें और यहां पुट कर लें, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। करना बैक सॉल्व भी, बैक सॉल्व आप करेंगे तो 20-25 सेकंड में बैक सॉल्व हो जाता है, विद इन द गिवन टाइम, उससे पहले सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है जी, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए इसका ट्रांसपोज है और बी जो है वो इसका ट्रांसपोज है, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। बजाहिर तो क्वेश्चन बड़ा आसान है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको पता है कि हर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं उसमें क्या कंडीशन है, जरा रिकॉल करें, आप सोचें, क्योंकि यहां पर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, वो बनेगा 1 2 और 3, जबकि बी मैट्रिक्स यहां पर दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, वो बनेगा 4 5 और 6। ट्रांसपोज पता ना क्या होता है, रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर याद है ना आपको, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज यहां पर कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना यहां पर 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो कितनी 3 और कॉलम कितना है 1, ये ऑर्डर आ गया। अब कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो हमेशा मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैट्रिसेस वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनमें आपने ए बी निकालना है, जिनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के, फिर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप देखें यहां पर आपका फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है बी, बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, क्या ये बराबर है, नो दे आर नॉट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, व्हिच मींस दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो क्वेश्चन क्या था जी, ए बी बताएं, तो ऑप्शन में आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लॉग के ऊपर, एक इक्वेशन दी हुई लॉगरिथमिक इक्वेशन है और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा हूं कि ई कैट के टेस्ट में लॉग का क्वेश्चन जरूर आता है, तो लॉग को रिव्यू करें, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ें जो छोटी क्लासेस में आपने की हुई हैं। मैं यहां पर भी कोई प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, जाहिर उन्हीं में से ही। अब एक तरीका तो ये होता है कि आपने एक्स निकालना है, इक्वेशन आपको दी हुई, तो आप उससे क्या कर लें, बैक सॉल्व, जो आपको हमेशा समझाता हूं। लॉग वाली इक्वेशन में बैक सॉल्व करने की ऑप्शन भी है और सॉल्व करने की ऑप्शन भी है, तो सम टाइम बैक सॉल्व करना ट्रिकी हो जाता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखें, इस क्वेश्चन में आपने गौर किया लॉग बेस 6x और यहां लिखा है लॉग बेस x6। भाई क्या समझ आ रही है, समझ आपको आ रही है कि दोनों लॉग्स में जो बात है वो ये कि जो इसकी बेस है 6 वो इसका क्या है आर्गुमेंट,
और जो इसकी बेस है x, वो इसका क्या है, आर्गुमेंट। इस बात को नोट किया आपने। यहां से मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपके काम आएगी डिफरेंट क्वेश्चन में। याद रखें, लॉग बेस ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करें लॉग बेस बी ए के साथ, हाँ इसमें क्या समझ आई है भाई, जो इसकी बेस है ए वो उसका आर्गुमेंट है, और जो इसका आर्गुमेंट है वो इसकी क्या है, बेस है। याद रखें ये इक्वल होता है 1 के, ये आपस में क्या होते हैं 1। अब यहां से कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं, वो ये बताता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग बेस ए आर्गुमेंट बी इज इक्वल टू 1 ओवर लॉग बेस और बेस बी आर्गुमेंट ए, तो भाई आप इसे एग्री करेंगे ना, ये इसको यहां लाकर डिवाइड कर लें। यहां से आपको ये बात समझ आती है कि ये जो बात है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, लॉग बेस ए बी और लॉग बेस बी ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। आप इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं और रिजल्ट यहां से बन गया। अब ये रिजल्ट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज होते हैं। अब अगर आप इसको यहां पर यूज कर लें, इस क्वेश्चन में जो मैं कर रहा हूं वो क्या है कि मैं काम कर लेता हूं, मेरे पास है log बेस 6x इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा, ये इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बनेगा 1 ओवर log। जब आप इसको डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो अभी आपने क्या पढ़ा कि बेस और आर्गुमेंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जैसे भी आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है जी, कि 1 log बेस ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर जब करेंगे तो इन दोनों की पोजीशन आपने चेंज कर दी। इसका फायदा क्या हुआ, अब आप देखें दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम। अच्छा ये की पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस सेम करें, बेस सेम करें। अब ये जो काम मैंने किया है उसमें कामयाबी ये हुई है कि बेस मैंने सेम कर लिया, ठीक है जी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई, log बेस 6x और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है तो बनेगा log बेस 6x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करना मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं कि 6 को उधर ले जाएं और यहां जो भी लिखा है वो इसकी पावर बन जाएगा, और इस साइड पे आर्गुमेंट आ जाएगा, वो यहां पर कितना है x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने x फाइंड आउट करना था तो x इज इक्वल टू 36। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो बीटा इसका आंसर, लेकिन बात ये है कि मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करवाए हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन में लॉग वालों में आपने यूज करने को जरूर याद रख लें। बाकी ये कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है।